हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं ये हम लोग डिराइव कर लिए थे। ठीक है, अब ये नॉर्मल हम लोग डिराइव किए थे आरसीसी के लिए। अंडर रेनफोर्स्ड आएगा या बैलेंस्ड आएगा वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन अगर आप एनालिसिस किए, आप न्यूमेरिकल किए और आपको पता चला कि आपका बीम अंडर रेनफोर्स्ड नहीं है, वो आपका बैलेंस सेक्शन हो रहा है, तो उस केस में ये वाला सारा फॉर्मूलाज में तो आप देख रहे हैं कि सब में एक्स यू लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बैलेंस सेक्शन में तो एक्स यू होता नहीं है। ये भी हम आपको लिख करके दिए थे कि हम लोग एक्स यू की जगह पे एक्स यू लिमिट पुट करेंगे बैलेंस सेक्शन में। तो एक्स यू लिमिट पुट करेंगे तो फॉर्मूलाज कुछ कुछ बदल जाएंगे और कुछ कुछ इन 6 फॉर्मूलाज के अलावा कुछ और नई नई चीज़ें ऐड हो जाएंगी। वो सारी चीज़ें हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा बैलेंस सेक्शन के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालने वाले हैं। अब इसमें हम आपको फिर से वापस दोबारा पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको अब पता है कि आप कैसे कैसे फॉर्मूला निकाले थे। जैसे हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले निकालते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि अब हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि हम लोगों का बैलेंस सेक्शन है। इसका मतलब है एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिट तो है नहीं, एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिट है। तो हम यहाँ पे दोबारा से आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए आपका फॉर्मूला आया था, इसको हम लोग कहते हैं एक्स यू लिमिट, और इसका हम लोगों का फॉर्मूला था के इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं रेफर प्रीवियस नोट्स, क्योंकि हम आपको ये चीज़ें पहले लिख करके दे चुके हैं। अब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपका मिल गया। दूसरा, उसके बाद आप क्या निकालते थे? लीवर आर्म। लीवर आर्म जब आप निकालते हैं तो लीवर आर्म को हम लोग z से लिखते हैं, और इसको हम लोग उधर क्या लिखते थे? d माइनस .42 एक्स यू। अब एक्स यू की जगह पे क्या आ गया? एक्स यू लिमिट, तो इसको लिखेंगे d माइनस .42 एक्स यू लिमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको एक एक करके फॉर्मूला चेंज होना शुरू हुआ। तीसरा आप निकालते थे कॉम्प्रेशन फोर्स। अब कॉम्प्रेशन फोर्स जो है वो क्या आप निकालते थे? C से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग लिखते थे 0.36 FCK B। पहले XU लिखते थे, अब XU लिमिट हो जाएगा। ठीक है, चौथा हम लोग लिखते थे टेंशन फोर्स। सब जगह पे अभी हम लोग लगाते चलेंगे XU लिमिट। इसको हम लोग T से डिनोट करते थे, ये हो जाएगा 0.87 FY AST इंटू डी माइनस .42 एक्स यू लिमिट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का आया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हम लोग दो तरीके से निकालते थे, दोनों तरीके का फॉर्मूला भी हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं? एम यू से। अब एम यू के नीचे आप चाहे तो सी लिख सकते हैं या टी लिख सकते हैं। तो सी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब 0.36 FCK B एक्स यू लिमिट इंटू डी माइनस .42 एक्स यू लिमिट, क्योंकि अब आपका C के साथ लीवर आर्म Z मल्टीप्लाई होगा, तो C आपका चेंज होकर ये बन गया और लीवर आर्म भी Z आपका चेंज होगा कि ये बन गया। मतलब दोनों ही एक्स यू में एक्स यू लिमिट आ गया, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है अभी तक। ठीक है, अच्छा, इसको ही आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन वाले साइड से बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.87 FY AST इंटू डी माइनस .42 एक्स यू लिमिट। इसके बाद हम लोग निकालते थे, ये हो गया आपका टेंशन साइड का फॉर्मूला। अब आता है आपको कि ये जो आपका फॉर्मूला निकला है 0.36 FCK B एक्स यू लिमिट इंटू डी माइनस .42 एक्स यू लिमिट। अब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि हम बाकी सारे में भी पुट कर सकते थे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ हो रही है? यहाँ करके यूज़ हो रही है। अगर आप पॉइंट नंबर 5 निकालना चाह रहे हैं तो आप पॉइंट नंबर 3 इंटू पॉइंट नंबर 2 करेंगे, या तो पॉइंट नंबर 4 इंटू पॉइंट नंबर 2 करेंगे, मतलब C इंटू Z करेंगे या T इंटू Z करेंगे। तो अल्टीमेटली हम ये सारे जगह पे चेंज नहीं करके हम यहाँ पे अगर एक्स यू लिमिट के जगह पे ये वाला फॉर्मूला जो K इंटू डी आता है अलग अलग स्टील के लिए, हम अगर उसको पुट कर दे तो हमको अब फॉर्मूला कुछ दूसरे तरीके से मिलेगा। ये वाला हमको याद नहीं रखना पड़ेगा। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करके एक एक करके आपको अलग अलग फॉर्मूला निकाल देते हैं।
जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। जो अभी हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाले हैं वो क्या है, पहले एक्स यू के लिए था, अब एक्स यू लिमिट के लिए है, तो इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं अब एम यू लिमिट। ठीक है, यहाँ पे हम आपको मेंशन भी कर देते हैं कि ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कॉमा करके एम यू लिमिट, इससे इसको जाना जाता है। ठीक है, अब यही आपका यहाँ पे हेडिंग हो गया। अब एक एक करके हम लोग पहले एक फॉर्मूला की बात करते हैं। पहला वाला फॉर्मूला आपका क्या था, एम यू लिमिट इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी एक्स यू लिमिट इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। अब एक एक करके हेडिंग दीजिए। सबसे पहले एक स्टील की बात कीजिए, फॉर FE 250, क्योंकि तीनों स्टील के लिए अलग अलग एक्स यू लिमिट आता है ना, तो तीनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग निकलेगा। तो फॉर FE 250 अब हम लोगों को पता है कि एक्स यू लिमिट इज इक्वल टू 0.53 इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज़ को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। देयर फॉर एम यू लिमिट इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिट की जगह पे 0.53 इंटू डी इंटू डी माइनस 0.42। हम इसको रेड से मार्क कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं 0.53 इंटू डी, डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट आना था, एक्स यू लिमिट की जगह पे हम आपको ये वाला वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अब ये मेरा बना। अब इसमें क्या है, हम इन सारे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं ब्रैकेट वाले को, बाद में फिर हम बाहर वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.36 एफ सी के बी इंटू 0.53 इंटू डी। इन सारे को भी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, चाहे तो हम सॉल्व कर भी सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं अभी। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा डी माइनस, अब 0.42 इंटू 0.53 ये मल्टीप्लाई होकर के इंटू डी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.22 इंटू डी। इस पूरे को सॉल्व कर दिए तो फिर से इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0.36 इंटू, अब 0.53 भी इधर कर देते हैं, इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू डी, और यहाँ पे डी माइनस 0.22 कितना हो जाएगा 0.78 इंटू डी। अब इस पूरे को हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.36 इंटू 0.53 इंटू 0.78 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। यही हो जाएगा, ये इस डी के साथ ये डी मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर बन जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व कर दीजिए, ये आ रहा है 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर। अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारा हम लोगों का एम यू लिमिट का फॉर्मूला है, तो ये एम यू लिमिट किसके लिए फॉर्मूला है, 250 के लिए अभी हम निकाले हैं, क्योंकि हम इसको हेडिंग दिए हैं कि फॉर FE 250 ये वाला वैल्यू पुट किए थे। तो ये सारा जो कैलकुलेशन आया ये FE 250 के लिए आया। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में दे बैलेंस, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए FE 250 के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आपको या तो वो पूरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा,
पुट करके भी आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, या नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से ये वाला फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं और आपको बता देता है कि आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है और आपका बीम का साइज B और D जो है वो ये है, तो उसका अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा या लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा बैलेंस सेक्शन के लिए, तो आपको ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो ये हो जाएगा 0.148 FC के BD स्क्वायर। FC के B और D स्क्वायर अगर आपको पता है आप डायरेक्टली इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पे MU लिमिट आपको मिल जाएगा। सेम अभी इसी तरह से हम आपको पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, हम आपको लिख देते हैं सिमिलरली करके। सिमिलरली इसी तरह से जब आप सारे वैल्यू को पुट करेंगे फॉर FE 415 XU लिमिट इज इक्वल टू 0.48 into D, therefore MU limit is equal to 0.138 FC के BD स्क्वायर। पुट कीजिएगा यहाँ पे 0.56 की जगह पे 0.48, ये सारा वैल्यू क्या होगा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये 0.148 आया था, ये वाला 0.138 आएगा। सेम उसके बाद फॉर FE 500 XU limit is equal to 0.46 into D, therefore MU limit is equal to 0.133 FC के BD स्क्वायर। तो अब आपके पास MU लिमिट के लिए आप देख सकते हैं कि आपको 3 फॉर्मूला हो गया है। एक हो गया है FE 250 के लिए, एक हो गया है आपको FE 415 के लिए और एक हो गया है FE 500 के लिए। तो तीनों स्टील के लिए आपको 3 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, तो अब या तो आप ये कर सकते हैं कि आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला याद रखिए, इसमें आप फिर एक्चुअल लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए, अल्टीमेटली आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा या जहाँ टाइम का कमी होता है, जैसे कि आपका SSC JE में इसके प्री में यहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी नहीं अलाउड होता है और आपको टाइम भी एक क्वेश्चन में जितना आप कम लगा सके वो आपका बेनिफिट है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगना है या नहीं बनना है वो टाइम किल होता है। तो SSC JE के प्री में, RRB JE में, इन सब जगहों पे आपको ये टाइम का भी दिक्कत होता है, कैलकुलेटर का भी दिक्कत होता है। तो इस पूरे फॉर्मूला को याद रखना कि हमको कॉन्सेप्ट पता है और फिर अल्टीमेटली एग्ज़ाम में उसका आंसर नहीं निकाल पाना, उससे बेहतर है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट इनको याद कर लेते हैं। 250 के लिए इसको याद कर लीजिए, 415 के लिए इसको याद कर लीजिए और आपका 500 के लिए इसको याद कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये आपको अंडर रेनफोर्स सेक्शन में नहीं आया था, ये आपको आया बैलेंस सेक्शन में। क्यों? क्योंकि आप XU की जगह पे XU लिमिट पुट की और XU लिमिट का फॉर्मूला आपको पता है। तो अब आप कह सकते हैं कि अगर आपको मोमेंट बता दिया जाए कि एक बीम पे मैक्सिमम कितना मोमेंट आ सकता है, अगर आप उस मोमेंट को अपना लिमिटिंग मोमेंट मान लीजिए कि आपकी यही वाला मोमेंट जो है इसी के लिए हम बैलेंस सेक्शन बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो जो मोमेंट आपको गिवन होगा वो MU लिमिट हो जाएगा। आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता रहेगा और विथ ऑफ द बीम अगर आप एज्यूम कर लीजिएगा कुछ भी, तो इसका मतलब है कि आप D रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग डेप्थ के लिए भी फॉर्मूला इसी में से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको हेडिंग दे देते हैं, ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी से निकल जाएगा। इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ बैलेंस सेक्शन के लिए होता है। तो बैलेंस सेक्शन का इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए उसी फॉर्मूला को बस आपको याद रखना है, मोमेंट वाले को। अब मान लीजिए कि आप अलग अलग सेक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं FE 250 के लिए, तो अब आपको फॉर्मूला पता चल गया। अब आप दोबारा रिकॉल करके यहाँ लिखने की कोशिश करना है आपको वापस पीछे जाके देखना नहीं है। तो FE 250 के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि MU लिमिट इज इक्वल टू 0.148 FC के BD स्क्वायर। इसका मतलब है कि D स्क्वायर इज इक्वल टू MU लिमिट
डिवाइडेड बाई 0.148 FCKB। और अगर आपको D निकालना है तो इसी चीज़ को बस आपको अंडर रूट कर देना है, MU लिमिट डिवाइडेड बाई 0.148 FCKB। बस ये वाला फॉर्मूला आपका डेप्थ रिक्वायर्ड निकालने के काम आ जाता है। तो अब इतना सारा फॉर्मूला है आपके पास, तो कितना सारा फॉर्मूला याद रखिएगा। तो बेहतर है कि MU लिमिट वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, क्योंकि वो आपको टाइम भी बचाएगा और 2-4 फॉर्मूला उसी से आ जाएंगे। ये D निकालने के लिए आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, आप D अननोन करके वैसे ही आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका D रिक्वायर्ड निकल जाएगा। अब इससे ज़्यादा आप प्रोवाइड कर दीजिएगा तो आपका बीम सेफ हो जाएगा। सबसे बेसिक क्राइटेरिया आप सोचिए कि क्या होना चाहिए। कोई बीम में लोड आ रहा है, लोड की वजह से वो फेल हो सकता है, तो आपको उसका इफेक्टिव डेप्थ कितना प्रोवाइड करना चाहिए वो आपको इस फॉर्मूला से निकल गया। ये मोमेंट क्या होगा, ये मोमेंट वो मोमेंट होगा जो आप अपने कैलकुलेशन करके एनालिसिस करके आप निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम लगाते हैं कि सिंपली सपोर्टेड है और सिंपली सपोर्टेड के ऊपर आपका यूडीएल आ रहा है, तो यूडीएल के लिए मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कितना होता है, WL²/8 होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, बेसिक वाला आपका ये फॉर्मूला है कि एक सिंपली सपोर्टेड है इस तरह से और इसके ऊपर में आपका यहाँ से यूडीएल आ रहा है। तो इस यूडीएल के लिए जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आता है, इसका मतलब ये बीम है आपका, और इस बीम में मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमम मोमेंट यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे से ये बीम टूटने वाला है। तो यहाँ पे से बीम टूटने वाला है, तो इस बेंडिंग मोमेंट के लिए आप जितना भी डेप्थ रिक्वायर्ड है वो दे दीजिए, जितना भी यहाँ पे रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगा वो दे दीजिएगा, अपने आप बीम आपका सेव हो जाएगा। तो इस वाले के लिए आपको यहाँ पे ये मोमेंट जो आप निकालेंगे WL²/8, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए जो आपका मोमेंट आ रहा है। और क्योंकि आप बनाना तो चाहते हैं बैलेंस सेक्शन ही, क्योंकि यह आपका सबसे आइडियल रिक्वायरमेंट है कि अगर आप सेक्शन को बैलेंस बना सकते हैं तो बैलेंस बनाइए, क्योंकि दोनों का स्ट्रेस बराबर होगा। बैलेंस नहीं हो पाता है तो हम लोग अंडर एनफोर्स देते हैं। तो अंडर एनफोर्स का तो पूरा कैलकुलेशन आपको समझा दिए। तो आपको कोशिश करना है कि आपको मोमेंट जो हो वो आपका बैलेंस वाला बिहेवियर आपके बीम में दे। कैसे पता चलेगा बैलेंस वाला बिहेवियर देगा, तो आप उसी मोमेंट को बैलेंस्ड मान करके बाकी अननोन चीज़ें उसके हिसाब से प्रोवाइड कर दीजिए। अब अल्टीमेटली आप सोचिए कि अगर आपको यहाँ पे D रिक्वायर्ड आता है 499, ठीक है, अगर आप 500 का इसको एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि 499 बहुत इक्विवेलेंट हुआ 500 के, तो अगर आप 500 इस बीम का डेप्थ एज्यूम कर लेते हैं और इस फॉर्मूला में 0.148 FCKB और D की जगह पे 500 स्क्वायर करके अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो मोमेंट निकलता है उसको आप क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग मोमेंट। आप कहते हैं कि इस मोमेंट के वजह से, इतने मोमेंट पे आपके बीम में कंक्रीट और स्टील जो है दोनों एक साथ फेल करेगा, उसमें आपको बैलेंस सेक्शन वाला बिहेवियर आएगा। तो ये चीज़ आप निकाल के आपको पता चलता है कि 500 आएगा। आपको ये नहीं पता है तो आप कुछ मोमेंट जो आपका आ रहा है उसको आप एज्यूम कर लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके बीम में 250 किलो न्यूटन का मोमेंट आ रहा है, किलो न्यूटन मीटर का। अब आपको नहीं पता है कि आपके इसका बैलेंस सेक्शन किस पे आएगा, तो आप इसी मोमेंट पे एज्यूम कर लीजिए कि हम लोग दोनों स्टील और कंक्रीट को एक साथ स्ट्रेस करवाएंगे। इसके लिए हमको ये चीज़ें को जैसे जैसे भी रखना पड़ेगा, हम वैसे वैसे अपने हिसाब से इसको बेंड कर देंगे। अगर हमको लगेगा कि FCK 25 रखने से ये बैलेंस नहीं हो रहा है और 20 रखने से बैलेंस हो रहा है, तो हम इस FCK को 20 डिसाइड करेंगे। आगे न्यूमेरिकल जब आएगा तो वहाँ पे आपको ये आज़ादी मिलेगी कि आपका जो भी बेंडिंग मोमेंट है आप उसको अपना फाइनल समझ लीजिए और उसके हिसाब से आप अपनी सारी चीज़ों को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे जो D रिक्वायर्ड आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इस मोमेंट को आप फाइनल कर लिए, इसके हिसाब से D जितना आ रहा होता है D प्रोवाइड कर दीजिएगा। बीम डिज़ाइन में बस यही कॉन्सेप्ट ही होता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि इसी फॉर्मूला में ये जो आप निकाले हैं D = MU लिमिट डिवाइडेड बाई 0.148 FCKB, ये आप निकाले किसके लिए, FE 250 के लिए। अब जब आप इसको FE 415 के लिए निकालिएगा तो ये हो जाएगा 0.138 FCK यहाँ पे आ जाएगा। जब आप 500 के लिए निकालिएगा तो ये 0.133 FCK आ जाएगा। तो ये जो 0.148 FCK, 0.138 FCK, 0.133 FCK आता है ना, इसको कई बार क्या किया जाता है कि Q वर्ड से डिनोट किया जाता है। तो अब अगर आप इस फॉर्मूला में इसको Q को यहाँ रिप्लेस कीजिएगा तो इस पूरे इस 0.148 FCK की जगह पे Q आ जाएगा। तो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन जाएगा D = √MU लिमिट डिवाइडेड बाई Q इंटू B। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या करता है, कई बार आपको Q दे देगा, मोमेंट बता देगा और आपको B बता देगा, D रिक्वायर्ड निकालने बोलेगा। कभी कभी आपको क्या कर सकता है, MU लिमिट निकालने बोलेगा, आपको D दे देगा, Q दे देगा, B दे देगा। तो यही फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए।
आपको ये Q का वैल्यू, अच्छा कई बार क्या होता है कि Q इज इक्वल टू पूछ लेता है Fe415 के लिए, तो ये है 0.1 जो हम अभी यहाँ फॉर्मूला निकाले थे ना कि 0.148 एफ सी के बीट स्क्वायर, 0.138 एफ सी के बीट स्क्वायर, 0.133 एफ सी के बीट स्क्वायर, तो ये जो स्टार्टिंग का टर्म है 0.138 एफ सी के, 0.133 एफ सी के, ये चेंज हो रहा है हर बार हर स्टील के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं Q। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, उसके बाद से ये Q टर्म को भी एक्सप्लेन करना शुरू हो गया, क्योंकि ये Q टर्म के बारे में पूछ लिया था। और क्वेश्चन किस तरह से पूछा था, D इज इक्वल टू अंडर रूट एम यू लिमिट बाई क्यू बी, Q इज इक्वल टू, फिर इसी फॉर्मूला को अल्टर कर दिया और थोड़ा सा उसमें मिस्टेक कर दिया, मतलब गलती ऑप्शन गलत बना दिया, लेकिन ऑप्शन कैसा बनाया, सिमिलर, जो देखने में लगे कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है जल्दी पता नहीं चलेगा। एम यू लिमिट के लिए इन सारे टर्म्स को एक तरफ ले गया और उसमें सिर्फ Q को क्या किया, डिवाइड में कर दिया। तो ये जनरलाइज फार्मूला याद रखने से अच्छा है कि आप इसको याद रखिए। अगर आप ये तीनों फार्मूला याद रख सकते हैं, अब इसमें से आपको डी पूछेगा तो सबको एक तरफ ले जाके अंडर रूट कर दीजिए, एम यू लिमिट का तो ये फार्मूला ही है, बी पूछता है और ये सारा वर्ड्स आपको गिवन है तो इन सारे को आप एक तरफ कर दीजिए। तो इस तरह से करके आप क्या कर सकते हैं कि एक जनरलाइज, जिसको हम लोग फार्मूला बोलते हैं, ये जनरलाइज फार्मूला क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में इस फार्मूला को डायरेक्टली पूछ लेता है। न्यूमेरिकल में तो आप ये फार्मूला लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्टली अपना वैल्यू के हिसाब से फार्मूला बनाते जाएंगे और आप सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड से रिलेटेड सारा चीज़। अब हम लोग यहाँ जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या क्या फार्मूला निकाले थे, हम लोगों का फार्मूला था ये आपका 6 फार्मूला यहाँ पे, ये किसके लिए था, अंडर रेनफोर्स सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए था। अब इसमें हम लोग एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट भी निकाले, परसेंटेज ऑफ स्टील भी निकाले, तो ये सारा क्या था जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे अंडर रेनफोर्स्ड हुआ तो। अब इसका लिमिट वाला वैल्यू क्या आएगा, पीटी लिमिट हो जाएगा। अगर हमको परसेंटेज ऑफ स्टील को बैलेंस सेक्शन में प्रोवाइड करना है, जैसे मोमेंट मेरा बैलेंस सेक्शन में एमयू लिमिट बना, उसी तरह मेरा परसेंटेज ऑफ स्टील बैलेंस सेक्शन में पीटी लिमिट बनेगा। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू लिमिट बन गया। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट जो आएगा वो एएसटी लिमिट बन जाएगा। तो अब हम लोगों का यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला हम लोगों का लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल लिमिट निकाल लिए, लीवर आर्म ये निकाल लिए, कंप्रेशन फोर्स टेंशन फोर्स निकाल करके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये निकाल लिए। इनको हम क्या बोले, इनको हम बोले लिमिटिंग मोमेंट। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं एम यू लिमिट। अब ये एम यू लिमिट कहाँ से निकाले, कंप्रेशन साइड से। ये वाला भी निकाले एम यू लिमिट कहाँ से निकाले, टेंशन साइड से। अब आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक आया परसेंटेज ऑफ स्टील। इसको हम लोग अब लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे। इसको हम लोग नाम दे दिए पीटी लिमिट। अब पीटी का फॉर्मूला क्या था, ए एस टी बाई बी डी इंटू 100। तो पीटी लिमिट अगर हम निकालना चाहेंगे तो ए एस टी लिमिट बाई बी डी इंटू 100 होना चाहिए, मतलब इसी फॉर्मूला में ए एस टी को ए एस टी लिमिट रख देंगे। अब हम लोगों को ए एस टी लिमिट अभी तक नहीं पता है, तो हम लोगों को ये तो पता है कि सिंस C इज इक्वल टू टी होता है, तो जब C इज इक्वल टू टी होता है तो 0.36 एफ सी के बी एक्चुअल लिमिट इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी लिमिट हो जाएगा। मतलब लिमिटिंग वाले केस में C इज इक्वल टू टी हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, C का वैल्यू अभी लिमिटिंग के लिए निकाले थे। ये वाला भी एक्चुअल लिमिट के साथ है और ये वाला भी आपको एक्चुअल, सॉरी ये यहाँ पे गलती हो गया, हम लोग सिर्फ अभी टी निकाले थे, ये मोमेंट का फॉर्मूला हो गया। ये हो जाएगा ए एस टी लिमिट। ठीक है, तो हम लोगों को C और T का फॉर्मूला मिल गया, तो हम लोग C और T को यहाँ इक्वेट कर दिए। इससे हम AST लिमिट का एक वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब ये वैल्यू जो निकाले इसको इस वाले जगह पे लाके हम लोग पुट कर दिए। डिवाइडेड बाई बी डी है, डिवाइडेड बाई बी डी इंटू 100 है। इन सारे को सॉल्व किए तो पीटी लिमिट का मेरा, इसको सबको हम जब ये कट हो गया, बी और बी आपको वो हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो ये आपका कट हो गया। एफ सी के बाई एफ वाई एक्चुअल लिमिट बाई डी, ये सब आपका अननोन वैल्यूज़ है, ये रह गया इंटू 100 और ये वाला एक रेशियो आ गया। इन सारे को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला आ जाएगा पीटी लिमिट का, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 41.61 इंटू एफ सी के बाई एफ वाई इंटू एक्सियल लिमिट बाई डी, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, ये सारा जो हम आपको अभी जितना भी हम बॉक्स बना रहे हैं फॉर्मूलाज को, आपको वो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपको जब आप आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये वो फॉर्मूलाज है जो आपको डायरेक्टली पूछने वाला है।
किसी ना किसी एग्ज़ाम में, सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में तो ये पूछना ही पूछना है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट दिया है पढ़ने, तो उसमें से क्वेश्चन क्या बनाएगा, यही सब तो क्वेश्चंस रहेगा। अब ये पूरा डेरिवेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों को करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये जो हम बॉक्स बनाते जा रहे हैं आपको याद रखते जाना है। लेकिन कई बार स्टूडेंट को याद रखने में प्रॉब्लम होता है, उनको एक बहुत सारे स्टूडेंट का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। किसी का लॉजिक होता है कि हमको पूरा पता चलना चाहिए, उसके बाद वो भले ये वैल्यूज़ याद हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो सिर्फ इतना ही याद रखना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये 41.61 कैसे आया, कहाँ से ले आए, रैंडम वैल्यूज़ आ गया क्या, उसके लिए आपको ये पूरा डेरिवेशन जो है ये पूरा करके हम आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को तो टोटल नोट्स मिल रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनके लिए लेक्चर लेंदी हो रहा है, लेकिन उनको इस सब्जेक्ट से हम नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार नॉलेज निकलेगा, अनफॉर्चुनेटली कोई एक एग्जाम अगर आपका नहीं भी निकलता है तो आप एटलीस्ट इस सब्जेक्ट के लिए तो प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। आपको पता है कि इस सब्जेक्ट में आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है, आपको सिर्फ याद नहीं रहा या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस दिन उस वक्त एग्जाम के टाइम पे नहीं रहा, इस आपको दूसरे एग्जाम में एक्सेल कर जाएंगे, क्योंकि दूसरा एग्जाम भी क्या पूछेगा, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर ही तो पूछेगा। तो ये सारा कंटेंट जो है आपका, ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एमयू लिमिट निकाल लिए, डी रिक्वायर्ड निकाल लिए, मेरा पीटी लिमिट आ गया। अब इस पीटी लिमिट से जुड़ा हुआ एक आपको फॉर्मूला और आता है जो पीटी और पीटी लिमिट दोनों को भी आपको जस्टिफाई कर देते हैं। हम लोग को जब रिक्वायरमेंट था परसेंटेज ऑफ स्टील का अंडर रेनफोर्स्ड के केस में, अंडर रेनफोर्स्ड के केस में, तो अंडर रेनफोर्स्ड में हम लोग पीटी कैसे निकाले, पीटी इज इक्वल टू ए एस टी बाई बी डी इंटू 100। ठीक है, हम लोगों को जब बैलेंस के लिए निकालना था तो बैलेंस के केस में पीटी बदल गया आपका पीटी लिमिट में, तो पीटी लिमिट हो गया आपको 41.61 इंटू एफ सी के बाई एफ वाई इंटू एक्स यू लिमिट बाई डी। बस ये आपका फॉर्मूला रह गया। अब क्या होता है कि ये जो हम लोग फॉर्मूला बनाए थे अंडर रेनफोर्स के केस में, ये एएसटी पे डिपेंडेंट था, और एएसटी तब मिलेगा ना जब आपको एएसटी, अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया जाए कि एक बीम बनाना है, तो बीम बनाना है तो आपके पास अननोन क्या क्या रहेगा, बीम का ये साइज़, अब बीम में कितना स्टील आप प्रोवाइड करने वाले हैं ये आपके पास अननोन रहेगा। तो जब आपके पास बीम का रेनफोर्समेंट अननोन है और आपके बीम का डायमेंशन भी आपके पास अननोन है, तो फिर आप दो अननोन, आपके पास तीन अननोन टोटल चीज़ है, बी भी अननोन है, डी भी अननोन है, एएसटी भी अननोन है। तो आप एएसटी ही जब आपको नहीं पता रहेगा तो आप परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकाल लेंगे। तो इसका मतलब है कि परसेंटेज ऑफ स्टील का अगर आपको एक ऐसा फॉर्मूला पता चल जाए जो एएसटी पे डिपेंडेंट नहीं हो, जो बीम के बाकी बेंडिंग मोमेंट पे, साइजेस वगैरह पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, इस पे अगर डिपेंडेंट हो, तो आपको अगर एएसटी नहीं भी पता रहेगा तो भी आप पीटी निकाल सकते हैं, और पीटी के साथ बीडी मल्टीप्लाई करके आप एएसटी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि हम आपको अगर इस तरह से समझाएं कि हम लोग अभी यहाँ पे एएसटी का एक स्लाइड था जिसमें हम लोग ये एएसटी निकाले थे। एएसटी किस पे डिपेंड किया, एफसीके पे, बी पे, एक्सयू पे, एफवाई पे। अब एक्सयू आपको पता ही नहीं है क्योंकि एक्सयू का फॉर्मूला आपका क्या है, 0.87 एफवाई एएसटी डिवाइड बाई 0.36 एफसीके बी। इसका मतलब है एक्सयू निकालने के लिए एएसटी चाहिए और एएसटी निकालने के लिए आपको वापस एक्सयू चाहिए। इसका मतलब है इससे तो नहीं निकलेगा, कोई एक चीज़ तो आपको पता रहना पड़ेगा ना। अगर एएसटी पता है तो आप एक्सयू निकाल सकते हैं, और एएसटी पता ही है तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे क्यों, तो ख़त्म हो गया ये चीज़। दूसरा फॉर्मूला है, आपको मोमेंट गिवन है और आपको यहाँ पे देखिए 0.87 एफ वाई डी माइनस 0.42 एक्सयू, मतलब फिर से आपको एक्सयू चाहिए तभी आपका एएसटी निकलेगा। तीसरा फॉर्मूला में आ जाइए, एएसटी इजकल टू पीटी इंटू बी डी इंटू 100। इसका मतलब है कि तीनों फॉर्मूला में देखिए तो एक में तो आपको यहाँ एक्सयू रिक्वायर्ड है, दूसरे में भी आपको यहाँ एक्सयू रिक्वायर्ड है, और एक्सयू निकालने के लिए ही हम लोगों को वापस से एएसटी ही चाहिए होता है। इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूला जो है ये आपको फॉर्मूला की तरह से तो है, ऑब्जेक्टिव में आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल पर्पज से देखिएगा तो आप इन दोनों को किसी को भी यूज़ करके आप एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि दो अननोन हो गए ना, एएसटी भी अननोन हो गया, एक्सयू भी अननोन हो गया, और एक्सयू फाइंड आउट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है जिसमें एएसटी चाहिए होता है। ठीक है, और एएसटी ही अननोन है, तो एएसटी हम लोग सिर्फ निकालते हैं इस वाले फॉर्मूला से, एएसटी इजकल टू पीटी इंटू बीडी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, बैलेंस नहीं है, तो पीटी कैसे पता चलेगा, क्योंकि पीटी का फॉर्मूला तो हम आपको यहाँ पे लिख दिए एएसटी बाई बीडी। तो कुल मिलाकर के आपको ये एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह से घूम रहा है ना, कि आपको पीटी चाहिए तो एएसटी चाहिए, एएसटी चाहिए तो एक्सयू चाहिए, इस तरह से ऐसा समझ लीजिए कि ये आपको एक तरह से ऐसे चेंज चल रहा है।
यहाँ पे आपको पीटी चाहिए तो आपको एएसटी चाहिए, एएसटी चाहिए तो एक्सयू चाहिए, एक्सयू चाहिए तो वापस आपको एएसटी चाहिए, एएसटी कैसे निकलेगा, पीटी से ही निकलेगा। तो इस तरह से करके ये साइक्लिक प्रोसेस चलता जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, जब सब अननोन ही है तो नोन कुछ तो होना पड़ेगा ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम आपको पीटी का लिखा देते हैं। ये फॉर्मूला डिराइव करके एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, जो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ना कॉलेज लेवल के स्टूडेंट को जानने की ज़रूरत है, ना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप अभी तक फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं एएसटी और पीटी का, यही आपके सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है जो आपको जानना है। हम आपको सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देते हैं, आप उस फॉर्मूला को बस याद रख लीजिए, आपका सारा न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो सब आसानी से बन जाएगा। बस ये फॉर्मूला ही आपको आसानी से याद नहीं होगा, और ये फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तो इसके बिना आपका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसीलिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो हैं, या फिर वैसे स्टूडेंट जो गेट वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि गेट में आपको कैलकुलेटर अलाउड रहता है, तो आप वहाँ इस फॉर्मूला को सॉल्व करके आंसर अपना निकाल सकते हैं। और यही फॉर्मूला है जिससे आपको पीटी पहले मिलेगा, जो एएसटी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। अब आप इस फॉर्मूला में देखिए कि आपको अननोन क्या क्या है, एफसी एफ वाई अननोन है, बी डी अननोन है। मान लीजिए बी डी आपको पता चल गया, एफसी एफ वाई पता है क्वेश्चन में, एमयू अगर आपको गिवन है या एमयू अगर आप निकाल लेते हैं, तो आप इस पूरे फॉर्मूला में आप आराम से आप अपना परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए ऐसा सटीक फॉर्मूला है जो आपको सारा आंसर आपके आरसीसी डिज़ाइन का बीम से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम आपको आएगा आप सब निकाल सकते हैं। अब आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इस वाले फॉर्मूला का आपका बहुत यूज़ होने वाला है। फॉर्मूला वैसे देखिएगा तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एम यू बाई बी डी स्क्वायर इंटू 4.6 बाई एफ सी के 1 माइनस करके ये अंडर रूट के अंदर है, फिर बाहर ये 1 माइनस करके ये वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू ऑब्वियसली 1 से छोटा आएगा, तो इसको 1 से माइनस करेंगे तो डेसिमल में आपको वैल्यू आ जाता है, डिवाइडेड बाई एफ वाई बाई एफ सी के इंटू 50 कीजिएगा तो ये आपको परसेंटेज में आपको ये वाला पी टी आ जाता है, 0.148, 0.28, 0.3%, इस तरह से आपका पीटी आ जाता है। पीटी इंटू बी डी कर दीजिए तो ये आपका, और डिवाइड बाई 100 कर दीजिए तो ये आपका एएसटी आ जाएगा। तो ये हम लोगों का इस तरह से एरिया ऑफ स्टील एनफोर्समेंट मिल जाता है। न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ आपको ये क्लियर हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को हम सजेस्ट करेंगे कि ये गेट वाले लोग याद कर लें, क्योंकि आप 1 लाइनर एग्जाम में जिसमें क्वेश्चन पूछता है एसएससी जेई में और आपको आरआरबी जेई में, तो उन लोगों को ये याद करने की जरूरत नहीं है। बीटीएससी वाले भी जो होंगे, एलआरसी वाले होंगे, उनको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना उनके पास टाइम रहेगा ना उनके पास कैलकुलेटर रहेगा। याद नहीं हो रहा है फॉर्मूला तो अलग से एक टेंशन होगा। तो ये आपको पढ़ना है जो गेट के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, जो आपके सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गेट वालों के लिए भी। तो ये दोनों के लिए ही हम इसको कहेंगे कि ये आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन छोड़ सकता है, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ए जेई वाले स्टूडेंट हैं, जिनको आपको बहुत ज़्यादा टाइम एग्जाम में नहीं मिलता है, कैलकुलेशन करने का उनके पास मौका नहीं रहेगा, उन लोगों को ये वाला फॉर्मूला छोड़ देना है। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए, हम लोग डिस्कस कर लिए बैलेंस सेक्शन के बारे में, और बैलेंस सेक्शन के ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके साथ साथ अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 के बाद जो 6 नंबर का हम लोगों का फॉर्मूला था वो किसका था, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील। लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील, इसको हम लोग बोलेंगे पीटी लिमिट, और इसका फॉर्मूला बन गया 41.61 इंटू एफ सी के बाई एफ वाई इंटू एक्सयू लिमिट बाई डी। ठीक है, अब ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट सारा फॉर्मूला बन गया। अब आपका अगर बैलेंस सेक्शन आता है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, अगर अंडर इन्फोर्स हो जाता है तो वो फॉर्मूला यूज़ होगा। बैलेंस सेक्शन वाला फॉर्मूला कैसे निकाले, ये हम आपको निकाले अंडर इन्फोर्स को ही यूज़ करके। ठीक है, ओवर इन्फोर्स के लिए कोई फॉर्मूला आपका बनने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर आप कहिएगा कि आज के क्लास के बाद आपका सिंगली इन्फोर्स सेक्शन का जितना भी थ्योरी कॉन्सेप्ट हो सकता था, जितना भी आपका न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट हो सकता था, और जितना भी आपका फॉर्मूला हो सकता था, ये सारा हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद मेरे हिसाब से और कोई टॉपिक आपका रिमेनिंग नहीं रह जाता है। हम ऑलमोस्ट बैलेंस सेक्शन का भी सारा आपको नॉलेज दे दिए हैं और अंडर इन्फोर्स सेक्शन का भी दे दिए हैं।
अब रह जाता है आपका डिज़ाइन स्टेप्स। तो पहले अभी हम लोग डिज़ाइन स्टेप्स पे नहीं जा करके, पहले हम लोग अभी एक तो जो नेक्स्ट वाला क्लास होगा हम लोग आपको IS कोड के कुछ क्लॉजेस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। जितना आज के क्लास में यहाँ तक का या यहाँ तक का जो आपका पढ़ाई हुआ है, यहाँ तक में आपको जितना भी IS कोड आपको क्राइटेरिया बताता है, जैसे अभी आप ये कहीं पे बीम का डायग्राम बना रहे थे तो आप उसमें पढ़ रहे थे कि बॉटम में हम लोग कवर देते हैं, तो कवर के लिए IS कोड हम लोगों को कुछ क्राइटेरिया समझाता है कि एक बीम में बॉटम में हम लोग अगर कवर देने वाले हैं तो ये कवर हम लोग कितना देने वाले हैं। तो ये कवर के बारे में IS कोड बताता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, कंडीशन बता देगा कि M25 है तो कवर कितना होना चाहिए, बीम है तो कवर कितना होना चाहिए, कॉलम है तो कवर कितना होना चाहिए। ये सब RRB, BTSC, SSC, जितने भी AE स्टेट के सारे जो एग्ज़ाम होंगे, HPPSC, UPPSC, BPSC, इन जितने भी एग्ज़ाम होंगे इन सारे में ये 1 लाइनर क्वेश्चंस RCC से अगर क्वेश्चन आना है तो IS कोड आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। और हम IS कोड को कैसे डिस्कस करेंगे, पूरे इस सेमेस्टर ये जो आपका सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे इसमें हम 3 या 4 पार्ट करके उसको ब्रेक करके लाएंगे। क्योंकि अभी आपको इतना कहानी समझ में अगर आ गया है बीम के सिंगली रेनफोर्स तक का, तो बीम के सिंगली रेनफोर्स तक का जितना भी IS कोड में क्लॉजेज है इंट्रोडक्शन से लेके यहाँ तक का, अब वो एक लेक्चर में हम डिस्कस कर देंगे। फिर उसके बाद क्योंकि हम न्यूमेरिकल में जाएंगे तो न्यूमेरिकल में हमको वो वैल्यूज़ लगेगा जो IS कोड में गिवन है, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वैल्यू IS कोड का, उसके नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका न्यूमेरिकल का। और न्यूमेरिकल जब आपका हो जाएगा पहला वाला पार्ट का, फिर उसके बाद डिज़ाइन का न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। और डिज़ाइन के न्यूमेरिकल करते समय हम आपको डिज़ाइन के स्टेप्स भी लिखवा देंगे, और डिज़ाइन के स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम लोग डिज़ाइन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो 3-4 क्लास आगे के जो हैं वो इन सारे कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल में चेंज करने का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अभी नहीं कराएंगे। ऑब्जेक्टिव पहले हम आपका सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स सारा पार्ट को पहले कवर कर देते हैं, क्योंकि सब टॉपिक में से 2-4 ऑब्जेक्टिव ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आपको बहुत अच्छे लेवल के भी ऑब्जेक्टिव करा देंगे, तो ये सारा हम लोग एक चैप्टर कहीं पे एंड होगा तब करवाएंगे। तो अभी हम लोग बीम डिस्कस कर रहे हैं तो पहले पूरा बीम डिस्कस कर लेते हैं। बीम में शेयर बॉन्ड आने वाला है, बीम में टॉर्जन आने वाला है, बीम में ही आपका बेंडिंग आने वाला है, शेयर आने वाला है, तो ये सारा चीज़ आपके बीम में आने वाला है। तो हम पहले बीम पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर बीम का ऑब्जेक्टिव कर देंगे। फिर कॉलम फाउंडेशन डिस्कस करेंगे, कॉलम फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव कर देंगे। IS कोड का आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तीनों, तो IS कोड के आपके 1 लाइनर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सेशन कर देंगे। ठीक है, तो आज वाले क्लास को हम लोग यहीं पे ही एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जितना भी थ्योरी टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना था वो सारा टॉपिक हम लोगों का यहाँ पे कवर हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्लास जैसा आपको शेड्यूल बताया है उसी हिसाब से आपका क्लासेस नेक्स्ट वाला आपका आ जाएगा। थैंक यू।